Hello friends, students, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी के अपने चैनल इंग्लिश विद परवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 5th स्टूडेंट्स और हॉर्नबिल बुक का ये 5th चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, यानी कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फाइनल पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने के चांसेस यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स। तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक एंड 5th चैप्टर। तो स्टूडेंट जैसे कि टाइटल इसमें लिखा गया है कि द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। एलिंग प्लैनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बीमार ग्रह, और जो यहाँ पर लिखा गया है ये द ग्रीन मूवमेंट्स, देखिएगा मोमेंट तो पल होता है, मूवमेंट होता है आंदोलन, राइट। रोल यानी कि हरित आंदोलन की भूमिका, इसको लिखा है नानी पालखीवाला ने, राइट। तो स्टूडेंट्स इसमें जो राइटर है उसने फोकस किया है अपना जो ये प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट है, इस पर जो हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, जो हमारे लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट के ऊपर, तो उस प्लेनेट के प्रति हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि जिस पर हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अब इसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी, राइट। यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज मिलेगी, और आपको अपनी लाइफ जो आप लीड कर रहे हो, जो सर्वाइव कर रहे हो, तो एक यानी कि इस प्लेनेट के ऊपर जो आप रह रहे हो, तो आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि इसको किस प्रकार से सेव रखना है, किस प्रकार से इसको प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ताकि जो हमारे सक्सेसर्स हैं उनको ये प्लेनेट जो है यानी कि एक प्रदूषित प्लेनेट के रूप में ना मिले, राइट। तो इस प्रकार से हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती है स्टूडेंट्स। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, एम्स क्या है, इनके पर्पज़ क्या है इस चैप्टर का, कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके, हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ऑन विच थीम दिस स्टोरी या चैप्टर इज़ बेस्ड, किस थीम पर ये स्टोरी है जो चैप्टर है जो बेस्ड है, राइट। इसको पढ़ने से हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होने वाला है, और अपनी जो यूजुअली जनरल लाइफ होते हैं उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो पढ़ते हैं इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने यहाँ टाइटल लिखा एलिंग प्लैनेट, यानी कि द ग्रीन मोमेंट्स रोल, आप मान सकते हो ये पूरा टाइटल जो बनता है, ये चैप्टर का जो टाइटल पूरा कंप्लीट बोला जाएगा एलिंग प्लैनेट यानी बीमार ग्रह, और आगे मैंने लिखा नहीं, इसमें आप लिख सकते हो द ग्रीन मोमेंट्स रोल। लिखा किसने इसको? नानी पालखीवाला ने, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में, राइट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस चैप्टर में बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग कम्प्लीटली इंटेंशनली वॉचफुली और कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा, ताकि ये आपको प्रॉपरली समझ आए, और एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, कमेंट्स करना आपका राइट है, इससे मुझे फीडबैक मिलता रहता है, आपको कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट नहीं है, और वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपकी ड्यूटी है, कमेंट करना ये आप ज़रूर किया करो, ओके। सो कम टू द पॉइंट पर आते हैं, डिस्कस करते हैं एलिंग प्लैनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के पर्पज़ क्या है, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। देखिएगा, इट इज़ एन अपील दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट टू सर्वाइव ऑन इट, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द राइटर, इट इज़ एन अपील, राइटर के बिहाफ पर ये एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, दैट कि वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, कि हमें अपने ग्रह को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, टू सर्वाइव ऑन इट, यानी कि जिस ग्रह पर हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस ग्रह पर हम अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो उस ग्रह को सुरक्षित रखना ये हमारी ड्यूटी बनती है, राइट। देर आर ए फ्यू फैक्टर्स ऑन विच वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर, यानी कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हैं, कुछ कारण दिए गए हैं, ऑन विच जिन पर वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो मेन जो फैक्टर्स जो मैंने फाइंड आउट किए स्टूडेंट्स, वो फैक्टर्स जिनको यदि हम फॉलो करते हैं, जिन पर यदि हम काम करते हैं, तो हम अपने प्लेनेट को
सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि जो भी हम इस प्लेनेट पर रहते हुए अपनी लाइफ को सक्सीड करने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जिन कार्यों को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उस डेवलपमेंट की वजह से जो अर्थ प्लेनेट पर जो दूसरे जीव है जिनकी लाइफ जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्ति के कगार पर वो खड़े हैं, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है, अपने इस ग्रह को सुरक्षित बनाया जा सकता है इसको, राइट, यदि हम इन फैक्टर्स पर काम करते हैं। ओके, विच कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, यानी कि ये फैक्टर्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, अपने ग्रह को प्रोटेक्ट रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। अगर ये फैक्टर्स जो हैं, ये कारण जो है, इन पर यदि हम काम करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। राइट, देखिएगा ये फैक्टर्स मैंने यहाँ फाइंड आउट किए। फर्स्ट, ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972 न्यूजीलैंड। ओके, तो देखिए जैसे कि टाइटल आपने पढ़ा है कि एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि जो हरित आंदोलन है स्टूडेंट्स, नेशनल लेवल पर जो हरित आंदोलन है ये स्टूडेंट्स, ये न्यूजीलैंड में 1972 में गठित किया गया था और उस समय से लेकर प्रेजेंट टाइम तक निरंतर प्रगति कर रहा है, चलता आ रहा है। और संसार में ये पहला ऐसा ग्रीन पार्टी, ग्रीन मूवमेंट था स्टूडेंट जिसने लोगों को इतना आकर्षित किया, इतना अट्रैक्ट किया। उसके बाद अर्थ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी को एक जीवित प्राणी के रूप में एक्सेप्ट किया है, यानी कि माना गया कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी है। विच हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, जिसकी अपनी भोजन और ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें हैं, यानी कि आप ये मान सकते हो जिसकी अपनी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। जब पृथ्वी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर कर दिया है स्टूडेंट्स, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, अपनी भोजन संबंधी, ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें होती हैं और उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो चीज़ सर्वाइव करना चाहती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती हैं। आगे देखिएगा, इट्स हेल्थ इज़ डिक्लाइनिंग, इसका स्वास्थ्य जो है वो गिर रहा है, यानी कि अर्थ को हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो डेफिनेटली इसका एक फिजिकल आउटर एक स्ट्रक्चर भी है, फिजिकल स्ट्रक्चर भी है। तो जैसे कि टाइटल आपने पढ़ा है एलिंग प्लेनेट, वैसे एक्चुअल यदि बात की जाए तो ग्रह कभी बीमार नहीं होता। ओके, लेकिन जब हम इस ग्रह को, अर्थ को, प्लेनेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान रहे हैं, तो लिविंग थिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो हेल्थ होता है वो भी डिक्लाइन हो सकता है, और राइट, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इट्स हेल्थ इज़ डिक्लाइनिंग, यानी कि इसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ग्रह का जो स्वास्थ्य स्टूडेंट्स वो खराब हो रहा है। किसकी वजह से? मनुष्य की वजह से, क्योंकि मनुष्य अपनी लाइफ को ब्राइट करने के लिए कंपटीशन को देखकर अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, जिसको वो डेवलपमेंट का नाम देता है, तो इस डेवलपमेंट की वजह से बाकी चीज़ों का कितना नुकसान होता है, एनवायरनमेंट कितना पल्यूट होता है, ये चीज़ें वो नहीं देखता है, राइट। तो जिससे स्वास्थ्य खराब होता है अर्थ का। ओके, व्यू ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि देखिएगा प्रपोजिशन से पहले जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स वो नाउन होता है। वैसे व्यू यदि वर्ब के रूप में काम करता है तो इसका मतलब होता है अवलोकन करना, और क्योंकि ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले नाउन होता है, तो इसका अर्थ हो गया राय, नज़र या फिर आलोकन, तो विकास का आलोकन। अब देखिएगा डेवलपमेंट को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है, मैकेनिस्टिक और हॉलिस्टिक। मैकेनिस्टिक वो डेवलपमेंट की अप्रोच है, प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जिसको हम हिंदी में यंत्रवत बोलते हैं, यानी कि संसार की वो सारी चीज़ें जिनको हम भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि संसार में हर उस चीज़ को हम उस एटीट्यूड से, उस नज़रिए से देखते हैं कि वो सारी भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रिया है उसका हम उसको परिणाम मानते हैं, रिजल्ट मानते हैं। और हॉलिस्टिक जो होता है स्टूडेंट्स, ये वो होता है कि संसार की सभी चीज़ों को, चाहे भौतिक थिंग्स हैं, रासायनिक चीज़ें हैं, या संसार की जो भी समस्याएं, सभी को हम समग्र यानी कि एक रूप में देखते हैं, उसको हॉलिस्टिक बोलते हैं। इसका हिंदी होता है समग्र, राइट। तो स्टूडेंट्स अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम मैकेनिस्टिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं एक प्रकार से, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। ओके, तो दोनों ही डेवलपमेंट अपने आप में अलग हैं। तो देखिएगा ये जो मैकेनिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स ये लिमिटेड है। कहने का मतलब ये है कि इस डेवलपमेंट के अंडर में, इस अप्रोच, इस कॉन्सेप्ट के अंडर में मनुष्य जो है वो अपने बारे में सोचता है, यानी कि अपने विकास के बारे में सोचता है। उसके विकास के अलावा किसी और का नुकसान होता है तो वो उसकी लाइफ में मैटर नहीं करता है। जैसे मनुष्य फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करता है, ये एक प्रकार का डेवलपमेंट तो है, इससे उसकी सैलरी इंक्रीज होता है, इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यदि देखा जाए स्टूडेंट्स, तो उस विकास से जो नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जैसे कि उसका जो वेस्टेज होगा उस इंडस्ट्री फैक्ट्री का, तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है,
यदि उसको मिट्टी में डाल दिया जाए, ज़मीन पर डाल दिया जाए, सॉइल पोल्यूशन होता है, और उसका जो जहरीला धुआं होता है तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, तो कुल मिलाकर एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, तो एनवायरनमेंट पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है। तो एक ऐसा डेवलपमेंट जिसका एक पहलू यदि देखा जाए तो वो एक पर्सनल डेवलपमेंट है, यानी कि एक लिमिटेड दायरे में वो काम करता है, उसको विकास माना जाता है, एक लिमिटेड विकास उसका होता है उस क्राइटेरिया का, यानी कि कुछ लोग उसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है प्रकृति के लिए, नेचुरल सिस्टम के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे विकास को हम मैकेनिस्टिक विकास मानते हैं, यंत्रवत विकास जिसको आप कह सकते हो, यानी कि एक इको फ्रेंडली नहीं होता ये वातावरण के अनुकूल नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, यानी कि एक चिंता का विषय, इस प्रकार का डेवलपमेंट एक चिंता का विषय होता है स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे कि आप एग्जांपल लीजिएगा, हम गाड़ी यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर पेट्रोल भी डाला जाता है, पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब उससे क्या है कि हम टाइम तो सेव कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यदि हम गाड़ी यूज़ करते हैं तो उससे हमारा टाइम सेव होता है। एक प्रकार का डेवलपमेंट है, विकास है कि हम टाइम को बचा रहे हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट का जो एक नेक्स्ट पहलू है, वो पहलू स्टूडेंट्स अब वो जो धुआं है, यानी कि हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं व्हीकल के अंदर, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाएगा। तो एक पहलू में डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे पहलू में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार का विकास जो कि एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं होता है, यानी कि एक सीमित होता है, राइट, पर्सनल होता है, कुछ व्यक्तियों के लिए होता है, एक देश के लिए होता है, यानी कि वो विकास जिसको हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं देखते हैं, वो एक मैकेनिस्टिक डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स, और ये चिंता का विषय है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उसको बोलते हैं नॉट लिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती स्टूडेंट्स, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा काम करता है जो उस काम का क्रेडिट पूरे वर्ल्ड को देता है, और उससे वर्क से, उसके एक्शन से जो रिजल्ट उसके निकलते हैं वो पूरी मानवता के फेवर में होते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक देश के हित में होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमारी हिस्ट्री में है, आप ये मान सकते हो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, उनको स्टूडेंट्स वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है। उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे, वो सिद्धांत थे, वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं थे, वो पूरी मानवता के लिए थे, पूरी मानवता के बेनिफिट के लिए थे, पूरी मानवता का उसमें फ़ायदा था। ऑलराइट, तो ऐसा डेवलपमेंट जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, पूरी मानवता के लिए होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, तो उसको हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इको फ्रेंडली, यानी कि ऐसा विकास जो कि पर्यावरण के अनुकूल होता है, जिससे वातावरण दूषित नहीं होता है। तो ये था स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट, एक फैक्टर जिसमें डेवलपमेंट के व्यू हमने देखे हैं, मैकेनिस्टिक और हॉलिस्टिक। अभी देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जो निरंतर प्रगति होती रहती है, निरंतर विकास होता रहता है। ये एक ऐसा विकास होता है स्टूडेंट्स जिसमें कि हमारी वर्तमान की जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, और वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ स्टूडेंट्स जो एक कमिंग जनरेशन है, जो कि फ्यूचर की पीढ़ियां हैं, जो भावी पीढ़ियां जो आने वाली हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होंगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने की जो उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी, उन पर कोई बैड अफेक्ट ना हो, यानी कि वो एक प्रकार से इन्फ्लुएंस ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहें, हमारी जो वर्तमान की जो नीड्स वो पूरी होती रहें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि जो कमिंग जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी जो ज़रूरतों की उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो प्रभावित उससे ना हो, उनका नुकसान ना हो। ऑलराइट, यानी कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताएं पूरी ना हो, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए परेशान हो, उनके लिए वातावरण जो है अनुकूल ना रहे, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जो कि प्रेजेंट का जो टाइम है, प्रेजेंट की जो जनरेशन है, उसकी भी जो नीड्स पूरी होती रहे, और जो फ्यूचर जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उसकी जो कैपेबिलिटी है अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की, वो भी बुरी तरह से प्रभावित ना हो। ऑलराइट, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये 1984 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि विश्व पर्यावरण और विकास कमीशन के द्वारा इसको प्रसिद्ध किया गया था स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसमें फैक्टर में जो इसमें लिखा गया, मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लॉजिकल ये कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो इस प्लेनेट को नुकसान पहुँचा रहा है, यानी कि एक इंसान जो है इतना स्टूपिड एक लिविंग क्रिएचर है कि वो जिस जगह पर रह रहा है, यानी कि जिस प्लेनेट पर वो एग्जिस्ट करता है, अपनी लाइफ लीड कर रहा है, उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि जो एनवायरनमेंट
पल्यूट हो रहा है स्टूडेंट्स। इसमें एनिमल्स का कोई दखलंदाजी नहीं है, जानवर पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। जितना भी पर्यावरण के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कार्य की ह्यूमन बींग की है, मानव की है, इंसान की है स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जानवर जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इंसान अपने फेवर के लिए, अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो भी कार्य करता है वो कार्य उसके हित में होते हैं, उसके विकास के लिए होते हैं, लेकिन उनका सेकंड पहलू प्लेनेट को दूषित करना होता है, उसको नुकसान पहुंचाना ही होता है, ऑलराइट। इसलिए स्टूडेंट्स, जाम्बिया में लुसाका के चिड़ियाघर में एक पिंजरा रखा गया था। उस पिंजरे पर एक नोटिस लगा दिया गया कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि संसार का सबसे भयानक खतरनाक जानवर। और जितने भी पर्सन्स वहाँ उस जू प्लेस की विजिट करते थे तो वो काफ़ी अट्रैक्ट होते थे उस नोटिस से कि ये स्केज पर ये नोटिस क्या लिखा गया कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर। यानी किसी के माइंड में था कि लॉयन होगा या फिर कोई और जानवर होगा, लेकिन जो भी वहाँ एंटर होता था उसको देखने के लिए तो वो काफ़ी सरप्राइज होता, क्योंकि उस केज के अंदर कोई वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं था स्टूडेंट्स। वहाँ मिरर रखा गया था और मिरर में सामने वाले को अपनी तस्वीर दिखाई देती है, अपना फ़ोटो दिखाई देता है, अपनी इमेज दिखाई देती है उसके अंदर। तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और उसको समझ आता है कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो इंसान ही है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये आप सभी जानते हैं और ये चीज़ बीटर है लेकिन एक्सेप्टेबल चीज़ है कि इस विश्व को नुकसान यदि पहुंचाया जा रहा है तो वो सिर्फ इंसानों की वजह से, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, वो एक नज़रिए से इस प्लेनेट को नुकसान ही है। यानी कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो इंसानों के फेवर में होती है। टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, ऑलराइट, और जो इनकम जो सोर्सेज होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, एडवांस कंट्री बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों से ह्यूमन बींग का तो फ़ायदा होता है, लेकिन एक दूसरे पहलू की बात की जाए तो जो पर्यावरण है वो तो पल्यूट ही होता है। इनकी वजह से साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, तो कुल मिलाकर जिससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, 3 to 100 मिलियन स्टिल अननेम्ड। यानी कि वैज्ञानिकों का दावा है, वैज्ञानिकों ने एक सूची बनाई स्टूडेंट्स, जिसमें 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियां ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो कि मनुष्य के साथ इस अर्थ को, इस प्लेनेट को शेयर करते हैं। यानी कि मनुष्य इन प्रजातियों के साथ इस अर्थ को शेयर करता है, प्लेनेट को शेयर करता है, उस पर रहता है। उसमें से 3 to 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन के आसपास ऐसे ही हैं स्टूडेंट्स जो कि अज्ञात हैं, जिनके नाम की कोई जानकारी नहीं है, स्टिल अननेम्ड, यानी कि अभी तक वो अननेम्ड है। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर, आर वी गोइंग टू लिव ए स्कॉर्स्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स। देखिएगा जी, DESSERT लिखता हूँ, डिजर्ट तो होता है स्वीट, इसको हम मिठाइयाँ बोलते हैं स्वीट्स, और यदि मैं इसको डेजर्ट बोलता हूँ, सिर्फ सिंगल एस यूज़ करता हूँ, तो ये मरुस्थल हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि आर वी गोइंग टू लिव ए स्कॉर्स्ड, मतलब होता है झुलसा हुआ, प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, यानी कि बढ़ रहे मरुस्थल। एम्पावरिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक प्रकार से प्रदूषित आप कह सकते हो, कुचला हुआ, रौंदा हुआ, दरिद्रता से भरा हुआ, लैंडस्केप्स भूमि का दृश्य, एंड एलिंग एनवायरनमेंट फॉर आर सक्सेसर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी। यानी कि स्टूडेंट्स, अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, जिसका संबंध सीधा पर्यावरण से है, ने एक क्वेश्चन उठाया था स्टूडेंट्स। उसमें उसने कहा था कि क्या हम, यानी कि आर सक्सेसर का मतलब क्या है, हमारे उत्तराधिकारी, हमारी जो कमिंग जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, क्या हम उनको बढ़ रहे मरुस्थलों से झुलसे हुए ग्रह और एम्पावरिस्ट लैंडस्केप्स और एक प्रकार से प्रदूषित, कुचले हुए, रौंदे हुए, दरिद्रता से भरे हुए भूदृश्य और बीमार ग्रह दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स इन लाइनों का, कि इसमें इस कमीशन ने यही क्वेश्चन उठाया था कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बढ़ रहे मरुस्थलों से झुलसे हुए ग्रह और एक प्रकार से कुचले हुए, रौंदे हुए, गरीबी से भरे हुए भूमि के दृश्य और बीमार ग्रह, यानी कि प्रदूषित वातावरण देना चाहते हैं। एक एलिंग एनवायरनमेंट, प्रदूषित जो पर्यावरण है वो उनको देना चाहते हैं। देखा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी कि 4 जैविक प्रणालियाँ या तंत्र, यानी कि अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, पृथ्वी के 4 मुख्य जैविक तंत्र स्टूडेंट्स या जैविक प्रणालियाँ आप कह सकते हो, जिस पर वर्ल्ड्स इकोनॉमी बेस्ड है, यानी कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक फाउंडेशन है, एक आधार आप मान सकते हो। वो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन से हैं देखिएगा, फिशरीज मत्स्य, फॉरेस्ट्स वन, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, क्रॉपलैंड्स यानी कि फसल क्षेत्र,
देखिएगा स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टेंस है इन चारों चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, ये चारों चीज़ों पर ही वो बेस्ड है। यानी कि यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमी का फाउंडेशन माने तो ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये 4 जो हैं पृथ्वी के जो मेन मुख्य जैविक तंत्र या प्रणालियाँ आप कह सकते हो। मछलियाँ, यानी कि मनुष्य को प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो उसमें फिशरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका मनुष्य अपने दैनिक जीवन में इतना प्रयोग कर रहा है, इतनी ज़्यादा ओवर फिशिंग हो रही है कि वो कम होती जा रही है। फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल, वन। अब जो वन है स्टूडेंट्स, इनका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ जिनका ये एक प्रकार से हैबिटेट है, एक नेचुरल होम जिसको आप बोल सकते हो, राइट, तो वो भी नष्ट हो रहे हैं यदि इंसान वृक्षों को काट रहा है, वनों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इंसान फायरवुड के लिए, रॉ मटेरियल के लिए वनों को काट रहा है, जिससे इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनके जो नेचुरल आवास हैं, जो हैबिटेट है, वो नष्ट हो रहे हैं, जो कि हमारी जो इकोनॉमी का एक आधार भी आप मान सकते हो और हमारी लाइफ का एक एग्जिस्टेंस भी मान सकते हो, राइट। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, यानी कि घास के मैदान यदि नष्ट हो रहे हैं तो वो बैरन वेस्टलैंड्स बन जाएंगे, जहाँ पर जानवरों को घास नहीं मिलेगी तो जानवरों का जीवन वो संकट में आ जाएगा और भूमि जो है वो एक प्रकार से बंजर हो जाएगी। क्रॉपलैंड्स, यानी कि फसलों के क्षेत्र, यदि फसलों के क्षेत्र ही नहीं होंगे स्टूडेंट्स तो मनुष्य के लिए भोजन को जुटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये चारों चीज़ें वर्ल्ड इकोनॉमी का बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मेजर कंसर्न, यानी कि स्टूडेंट्स एलिंग प्लेनेट, ग्रह का बीमार होना, अस्वस्थ होना, इसकी जो मुख्य चिंता का विषय क्या है, इसका जो मुख्य कारण क्या है, एक मेजर कंसर्न, मुख्य चिंता इस चीज़ की क्या है, पॉपुलेशन। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जनसंख्या जो बढ़ रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है, ये एक मेजर कंसर्न है, यानी कि एक मुख्य चिंता का विषय है। और पॉपुलेशन का बढ़ना स्टूडेंट्स किस चीज़ पर बेस्ड करता है, यानी किस वजह से ये सब होता है, यानी कि पीपल का अनलेटर्ड होना, अनएजुकेटेड होना, इलिटरेट होना। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे इन चीज़ों के लिए तो उनके साथ पशुओं की तरह ट्रीट करना भी सही नहीं है। इसकी बजाय हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस डालनी चाहिए, उनको अवेयर बनाना चाहिए, उनको एजुकेटेड बनाना चाहिए और वर्ल्ड पॉपुलेशन से जो नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी पर जो इसका बुरा असर पड़ रहा है, इसके बारे में उनको समझाना चाहिए, ऑलराइट। तो देखिएगा कुछ आंकड़ों के अनुसार, यानी कि 1800 स्टार्टिंग से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था स्टूडेंट्स, वो 1 बिलियन था, यानी कि 100 करोड़, 1 अरब। ओके, 1900 यानी कि 19वीं शताब्दी में 2 बिलियन, ये डबल हो गई जनसंख्या, यानी कि 200 करोड़, 2 अरब के आसपास चली गई। यानी कि 2000 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी स्टूडेंट्स वो 3.7 बिलियन थी, यानी कि 3700 करोड़। लेकिन प्रेजेंट की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन है स्टूडेंट्स, यानी कि आप ये मान सकते हो कि 5700 करोड़, जिसमें अकेले इंडिया की पॉपुलेशन स्टूडेंट्स 125 बिलियन की 125 बिलियन से भी अधिक काउंट की गई है। ओके, अभी देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन, यानी कि वनों को काटना किस प्रकार से हमारे अर्थ प्लेनेट के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर इंडिया, यानी कि स्टूडेंट्स वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स पैथ के अनुसार, उसके एस्टिमेटेड फिगर के अनुसार 3.7 मिलियन एकड़ वन एक साल में इंडिया में काट दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, 1 एकड़ ए सेकंड वर्ल्ड वाइड। और स्टूडेंट्स उन्हीं आंकड़ों के अनुसार 1 सेकंड में वर्ल्ड वाइड लेवल पर 1 सेकंड में 1 एकड़ वन को खराब कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट था स्टूडेंट्स जेम्स पैथ, उसके एस्टिमेटेड फिगर के अनुसार है। यदि रियल फिगर की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स वो 1 सेकंड में 1 एकड़ नहीं है, वो 1 सेकंड में 1.5 एकड़ भूमि का जो वन है हम नष्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ा नंबर है। यदि इसी प्रकार से हम वनों को डिस्ट्रॉय करते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट के ऊपर वो खतरे में आ जाएगा, हमें इस प्लेनेट पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हो जाएंगी पूरी तरह से। यानी कि वनों को यदि काटा जा रहा है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, तो कम से कम हमें प्लांटेशन भी करना चाहिए। एक वृक्ष को काट रहे हैं तो उसकी जगह पर वृक्ष भी लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहता कि वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कंट्री की, मैं नहीं कहूँगा पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है फॉरेस्ट पर।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि लकड़ियों से बनती है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। यानी कि जिस डेस्क पर आप बैठ कर पढ़ते हो वो भी लकड़ी से बनता है, वृक्षों काट कर ही वो चीज़ बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें रोकी नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम हम ये कर सकते हैं कि काटे गए वनों के स्थान पर यदि हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके स्थान पर हमें 1 या 2 पेड़ लगा देना चाहिए। यानी कि जिस दर से वृक्षों की कटाई हो रही है उसी दर से प्लांटेशन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि फ्यूचर में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, कॉट, देयर इज ए कॉट टू चेक द अबव फिगर्स। यानी कि इस स्टोरी के अंदर एक बहुत बढ़िया कोटेशन दी गई स्टूडेंट्स। ऊपर दिए गए आंकड़ों को चेक करते हुए ये कोटेशन फिट बनती है। देखिएगा, वोट गोज अंडर द पॉट, आने वाले समय में फ्यूचर में ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि वोट गोज अंडर द पॉट, यानी बर्तन के नीचे क्या है वो चीज़, कोस्ट्स मोर देन वोट गोज इनसाइड इट, उसकी कीमत अधिक होगी बजाय उसके जो बर्तन के अंदर है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, यदि इसी प्रकार से वनों को काटा जाता रहा, वनों को काटने की जो दर है स्टूडेंट्स वो इसी प्रकार से बढ़ती रही और प्लांटेशन उसके कंपैरिजन में बहुत कम हुआ, तो फ्यूचर में ऐसा भी समय आएगा कि जिस बर्तन के नीचे, जिस हंडिया के नीचे जो फायरवुड हम यूज़ कर रहे हैं, जो ईंधन हम यूज़ कर रहे हैं, उस ईंधन की कीमत उस बर्तन के अंदर पक रही कोई सब्जी है, कोई भी चीज़ है, उससे अधिक होगी। आप ये मान सकते हो कि आप अपने घर पर यानी कि सब्जी बना रहे हो, तो उस बर्तन के अंदर पक रही उस सब्जी की कीमत, कॉस्ट, उसके नीचे जो ईंधन आप यूज़ कर रहे हो, ईंधन जला रहे हो, उसकी कीमत से कम होगी। यानी कि जो फायरवुड है उसकी कीमत ज़्यादा होगी बजाय जो चीज़ आप पका रहे हो उसकी कीमत के। ओके, तो ऐसा अगर हो जाता है तो स्टूडेंट्स फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए किस प्रकार से इसको सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि ये प्लेनेट जो है स्टूडेंट्स, ये हमारी जो हमने पूर्वजों से कोई विरासत के रूप में नहीं लिया है, बल्कि इसको हमें ये समझना चाहिए कि ये हमने अपनी भावी पीढ़ियों से, अपनी फ्यूचर जनरेशन से उधार में लिया है, और यानी कि हम एक टेनेंट के रूप में यहाँ रह रहे हैं। इस ग्रह पर हमारा कोई एक प्रकार से पुख्ता कोई अधिकार नहीं है, यानी कि ये ग्रह हमारी कोई विरासत नहीं है। हम यहाँ पर रह रहे हैं टेनेंट की तरह, किराएदार की तरह, और किराएदार जो रहता है स्टूडेंट्स उसको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि जो आगे आने वाले जो किराएदार हैं, जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं, वो भी वहाँ रहेंगी, तो उनके लिए हमें सुरक्षित रखना चाहिए वातावरण को, ना कि उसको ख़राब कर देना चाहिए। ओके, क्योंकि लैंड किसी का नहीं है स्टूडेंट्स, ये परमानेंट प्लेस किसी के लिए नहीं है, इंसान आता है जाता है। तो लेकिन जो प्रेजेंट में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि उस ग्रह को, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों से हमने उधार लिया है, उसको सुरक्षित रखा जाए और उनके आने तक इसको हम सेफ रखें, सुरक्षित रखें और संतुलित रखें, बैलेंस बनाए रखें इसका। ऑलराइट, यदि स्टूडेंट्स ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो स्टूडेंट्स इस प्लेनेट के ऊपर जो ह्यूमन बींग का, या फिर आप ये मान सकते जो भी लिविंग थिंग्स हैं, इन सभी का जो लाइफ का जो एक सर्कल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन चारों चीज़ों के बैलेंस के लिए, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम के बैलेंस के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हर पहलू पर अवेयरनेस के साथ काम करें। ऑलराइट, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। मैंने आपको मेन जो फैक्टर थे स्टूडेंट्स वो आपको बता दिए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है इन पर एनालिसिस करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। ऑलराइट, अभी हम पढ़ लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। वैसे उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई पॉइंट ना रह जाए। ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर का एक ब्रीफिंग ले लेते हैं ताकि इसमें आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस लेख में द राइटर लेखक अंडरलाइंस वर्णन करता है द डैमेज, उस नुकसान का, मैन हैज़ डन, जो मनुष्य ने पहुंचाया, टू द प्लेनेट, ग्रह को, ऑन विच ही लाइव्स। यानी कि इस चैप्टर में, इस लेख में लेखक जो है उस नुकसान का वर्णन करता है जो नुकसान मनुष्य ने उस ग्रह को पहुंचाया जिस पर वो खुद रहता है। ही हैज़ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स, फिशरीज, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। वो नष्ट कर चुका है वनों को, मछलियों को, घास के मैदानों को और फसलों के क्षेत्रों को। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों का, वनों का विनाश, लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड स्पीशीज, यानी कि जो वनों को नुकसान मनुष्य ने पहुंचाया है उसकी वजह से जो इस ग्रह पर अलग अलग जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो विलुप्ति के कगार पर आकर खड़ी हो गई हैं। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैज़ बीन द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक मेन फैक्टर है स्टूडेंट्स, मेन एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना गया है। मोर चिल्ड्रन, यहाँ पर डू नॉट लिखिएगा स्टूडेंट्स आप, मोर चिल्ड्रन डू नॉट मीन मोर वर्क, यानी कि अधिक बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि अधिक काम, यानी कि जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है,
जो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसमें लोगों की एक ही मेंटेलिटी काम कर रही है, यानी कि जो अनलेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतना ही काम अधिक होगा। बल्कि ये गलत है स्टूडेंट्स, ये ऑपोजिट है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही बेरोज़गारी होगी, क्योंकि जॉब तो उतनी ही है, लिमिटेड है, राइट। उतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे, राइट। इट मीन्स मोर पीपल विद नो वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक लोग बेरोजगार। दस मैन हैज़ इंडेंजर्ड हिज ऑन फ्यूचर ऑन दिस प्लैनेट। इस प्रकार से मनुष्य ने अपने ही भविष्य को इस ग्रह पर खतरे में डाल दिया है। इन द वर्ड्स ऑफ लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड, यानी कि विरासत, दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। यानी कि लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, ये जो धरती है, ये जो प्लेनेट है, ये हमें अपने पूर्वजों से एक विरासत के रूप में नहीं मिला है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रह है, जिस पर हम बगैर सोचे समझे अपने डेवलपमेंट के लिए एक दूसरा पहलू जो विनाश का उसको पैदा कर रहे हैं, तो ये कोई हमारी विरासत नहीं है कि ये हमारी जगह है। यानी कि ये हमने अपने बच्चों से, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन से, उनसे उधार लिया है। और उधार ली हुई चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उसको संभाल कर रखा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये कोटेशन या स्टेटमेंट दी गई है। वी मस्ट रिटर्न इट टू दैम इन गुड कंडीशन, और हमें इसे लौटाना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को अच्छी कंडीशन में। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, मैन हैज़ नाउ वॉकन अप टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सौभाग्यवश मनुष्य अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति सजग हो गया है। यानी कि कहने का मतलब यही कि सौभाग्यवश मनुष्य जो है इस अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका है। ही नाउ अंडरस्टैंड्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। अब वह समझता है कि विकास जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि निरंतर होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन उन आवश्यकताओं के साथ साथ जो कमिंग जनरेशन है, जो भावी पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जो उनकी कैपेबिलिटी होगी, उसको भी क्षति ना पहुँचे, उसको नुकसान ना पहुँचे। यानी कि हम तो अपने वर्तमान में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लें, लेकिन वो जब उनका टाइम आएगा फ्यूचर जनरेशन का, तो वो भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। ऐसा ना हो कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के जो बेस उनको ख़राब कर दें। इट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का विकास, ऐसा विकास जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बट डज नॉट अफेक्ट, किंतु प्रभावित ना हो, द एबिलिटी ऑफ द कमिंग जनरेशन, यानी कि आने वाली पीढ़ियों की मीट देयर नीड्स, यानी कि आने वाली पीढ़ियों की जो ज़रूरतें होंगी, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो एबिलिटी होगी, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। द रियलाइजेशन हैज़ कम, यानी कि महसूस किया जाने लगा है, ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है। ओनली इट हैज़ टू बी पुट इन टू इफेक्ट इन ए सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि इन सभी चीज़ों को एक सच्चाई से और एक ईमानदारी पूर्वक तरीके से, जिम्मेदारी के तरीके से, ढंग से लागू करना बाकी है। यानी कि लोग इसके प्रति अवेयर हो चुके हैं, लेकिन इनको सिर्फ लागू करना बाकी है। एक सच्चाई से, सच्चे मन से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी वाले ढंग से लागू करना इनको बाकी है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आशा करता हूँ प्रॉपर्ली समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।